साउथ सिनेमा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से साउथ सिनेमा एक से एक बेहतरीन हमारे लिए मूवीज लाता है शायद ही कोई और इंडस्ट्री लाती हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए साउथ की वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के क्लाइमैक्स के लिए पूरी दुनिया पागल है और आप लोग इस मूवी का क्लाइमैक्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि क्लाइमैक्स ही मूवी की जान है। तो दोस्तों आइए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाराजा नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि एक सलून के अंदर काम कर रहा होता है। महाराजा एक छोटे शहर का मिडिल क्लास व्यक्ति है, जिसके परिवार में उसकी एक छोटी बच्ची होती है, जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसके अंदर महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा था। उसकी पत्नी और बेटी उस खिलौने वाली शॉप के सामने घर में ही बैठे हुए थे, जहाँ से वह अपनी पत्नी से उसकी पसंद का खिलौना दूर से ही पूछकर उसे खरीद रहा था कि इतने में ही एक लॉरी रोड से डिसबैलेंस होकर उस घर के अंदर घुस जाती है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर महाराजा अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा था। उसकी पत्नी असल में उस लॉरी वाले हादसे के अंदर खत्म हो गई थी, इसलिए अब परिवार के अंदर बस महाराजा और उसकी बेटी ज्योति ही बचे हुए थे। अब महाराजा के घर के अंदर एक लक्ष्मी नाम की एक डस्टबिन होती है, जिसे वो लोग बिल्कुल एक इंसान के जैसा रखते हैं, यहाँ तक कि उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करी जाती है। और यह बात काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी, क्योंकि जिस चीज के अंदर कचरा फेंका जाता है उसकी पूजा करना बहुत ही अजीब बात थी। खैर महाराजा की बेटी ज्योति 10 क्लास में होती है, मगर जिस क्लास में बच्चों का ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, उस वक्त ज्योति का मन क्रिकेट में लगा हुआ था। उसी वजह से सभी टीचर्स उसकी कंप्लेंट किया करते थे और स्कूल के अंदर उसे काफी ज्यादा पनिशमेंट भी मिला करती थी। उसकी एक स्पोर्ट टीचर होती है, जिसका नाम आसिफा होता है, जो कि हमेशा ज्योति को ही सपोर्ट किया करती थी। अब एक दिन होता यह है कि ज्योति की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट होने पर स्कूल प्रिंसिपल ने ज्योति और महाराजा को अपने चैम्बर में बुलाया था, जिसके चलते प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगते हैं। लेकिन आसपास ज्योति को बचाने के लिए एक बच्चे को प्रिंसिपल के सामने पेश कर देती है, जिसके चलते प्रिंसिपल ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर वह ज्योति को वापस से डांटने लगे। अब महाराजा ने ज्योति को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पाला था, इसलिए वह यह सब और सहन नहीं कर पाता। उसने प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। अब प्रिंसिपल को यह लगने लगता है कि महाराजा बिना माफी सुने जाएगा नहीं, तो उसे मजबूरन होकर ज्योति से माफी मांगनी पड़ती है। अब महाराजा का अधिकतर समय ज्योति के साथ ही गुजरता था। अब एक दिन ज्योति ने महाराजा को यह बताया कि उसे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए स्कूल की तरफ से बाहर जाना है, जिसके लिए महाराजा मान जाता है। अगली सुबह वो बस से बाकी बच्चों के साथ चली भी जाती है। ज्योति के जाने से महाराजा एकदम अकेला हो जाता है। ज्योति के ना होने से उसका घर बिखर गया था और वो पागलों जैसा होने लग जाता है। एक दिन जब महाराजा सो रहा था तो उसके घर पर एक सांप आता है। वो महाराजा के ऊपर से भी निकल जाता है, लेकिन महाराजा इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी नहीं मालूम चलता। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति को, जिसने अपनी कार गैराज के अंदर ठीक करवाने के लिए दी गई थी। तभी उसको याद आया कि उसकी कार के अंदर उसका एक चश्मा रह गया। वो गैराज के अंदर पूछताछ करने जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उस चश्मे के बारे में नहीं पता था और यह सुनकर वह गुस्सा होकर उन सभी को पीटने लगता है। खैर तभी वहाँ पर धरा नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसने उस आदमी की कार उसके घर पर डिलीवरी करी थी। तभी गैराज का मालिक जो होता है वो धरा से उस चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि धरा कुछ ही बोल पाता, वो अमीर व्यक्ति उसे पीटने लगता है और उसे शाम तक चश्मा वापस देने के लिए बोलता है। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि वह अमीर व्यक्ति शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर धना आ जाता है और उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा था, जिसे वो वहीं पर तोड़ देता है। यह सब देखकर वो अमीर आदमी फिर से धना को पीटने लगता है, मगर इस बार धना के मन में उसकी तरफ काफी गुस्से वाली फीलिंग्स आ गई थी और वो और उसके सभी दोस्तों को बहुत पीटने लगता है और वहाँ से चला जाता है। यानी कि यहाँ पर धरा आम व्यक्ति नहीं लग रहा था। खैर जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था। हमको मालूम चलता है कि महाराजा को काफी चोट लगी हुई थी, जैसे उसे किसी ने पीटा हो। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर नल्ला शिवम उसे वहाँ पर आने का रीजन पूछता है, जिस पर महाराजा यह कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है, जिस पर वह पुलिस वाला रिपोर्ट बनाता है और उससे पूछता है कि लक्ष्मी उसकी थी कौन, जिस पर महाराजा बताता है कि वो असल में उसका डस्टबिन है। यह सुनकर नल्ला शिवम का तो दिमाग ही हिल जाता है। वो उसका मजाक बनाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर महाराजा सीरियस था और वो यह बोलता है कि जब तक उसे लक्ष्मी नहीं मिल जाती वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब इंस्पेक्टर को इस बात पर गुस्सा आ गया था और वह महाराजा को पीटने लगता है
और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर महाराजा वहाँ से हिलता नहीं है। और इसी बीच होता यह है कि स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ भी हो जाती है। अब आगे हम वरदराजन नाम के एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जो कि एक केस को सॉल्व कर रहा था। असल में एक चोर जो कि खुद पुलिस वालों से मिला हुआ होता है, वह एक आरडी ऑफिसर के घर में चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़ कर लाता है। मगर असली की जगह नकली गहने उस आरडी ऑफिसर को दे देता है और खुद असली गहने रख लेता है। और पुलिस स्टेशन जहाँ पर महाराजा आया हुआ था वो वरदराजन के ही अंडर में था। जब वरदराजन वहाँ की हालत देखता है तो वह महाराजा से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछता है, जिस पर महाराजा बताता है कि जब वह काम से वापस घर आया था तब 3 चोर पहले से उसके घर पर थे, जिन्होंने उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गए। जिस पर वरदराजन भी महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी है कौन, जिस पर वो बताता है कि वो उसका डस्टबिन है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती और खास है। अब वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने के लिए पैसे भी देता है, लेकिन महाराजा को वही सेम डस्टबिन चाहिए था। अब वरदराजन गुस्सा होकर उसे स्टेशन से बाहर फेंक देता है, पर महाराजा फिर भी नहीं जाता। तभी वरदराजन को यह लगता है कि जो आदमी उस डस्टबिन के लिए इतना कुछ कर सकता है उसके अंदर जरूर कोई खास बात होगी, और इसी के चलते वह महाराजा के केस को फाइल कर लेता है। अब वरदराजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जिसके बाद हम सेल्वन नाम के एक चोर से मिलते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया करता था। वो लोग उन्हीं घर में चोरी किया करते थे जहाँ पर कोई मर्द ना हो, और चोरी करने के बाद वो हमेशा औरतों के साथ में रेप किया करते थे। खैर आगे हम देखते हैं कि सेल्वन एक शादीशुदा व्यक्ति होता है जिसके परिवार में एक बीवी और एक छोटी बच्ची थी, और यह सीन जो है पास का सीन है जहाँ पर हमें सेल्वन के बारे में बताया जा रहा है। और यह सेम वही टाइम होता है जिस वक्त महाराजा की बीवी भी खत्म हो गई थी। और सेल्वन की बच्ची का नाम अम्मू होता है, जिसकी पीठ पर चोट का घाव भी था जो कि काफी गहरा था। और सेल्वन दिन में वायरिंग का काम करता था और रात में चोरी का, और इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। उसके घर वाले इसके बारे में नहीं जानते थे। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम सेल्वन के घर के अंदर लक्ष्मी को देख पाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस रात महाराजा के घर पर सेल्वन भी था। दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अभी तक उसकी कोई भी खोज कर नहीं पाया। महाराजा पुलिस स्टेशन में काम करने लगता है क्योंकि उसने वरदराजन को लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख की घूस देने के वादा किया था, जिसमें से उसने उसे खाली 50,000 रुपए दिए थे। अब अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि महाराजा वरदराजन से मिलने के लिए बैठा हुआ था कि तभी धरा की कंपनी का एक कार मैकेनिक वहाँ पर आता है। महाराजा के पूछने पर वो बताता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला धरा काफी दिनों से गायब है, और वो महाराजा को उसकी फोटो भी दिखाता है। फोटो देखते ही हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं उसी अमीर आदमी को जिसे धरा ने मारा था। अब महाराजा जब अपने घर में उन चोरों से लड़ रहा होता है तभी एक चोर के पास से उसे एक कार की चिट्ठी मिलती है, जिसके मालिक का पता लगाते हुए महाराजा उस अमीर आदमी के पास गया, और हम देखते कि धरा के वहाँ से आने के कुछ ही समय पहले महाराजा वहाँ पर आया था। और जब वह धरा को वहाँ पर मारपीट करता देखता तो महाराजा को उस पर शक होता है और वो धरा का पीछा करने लगता है। यह देखकर धरा अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और वह सभी मिलकर महाराजा को बांधने लगते हैं। बातों ही बातों में धरा महाराजा को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो उसके घर में ही चोरी कर चुका है। यह सुनते ही महाराजा उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और धरा की बैग पर कुछ देखने लगता है, जिसके बाद धरा उसे बताता है कि उस दिन उनके साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि उस चोरी में शामिल था, इसलिए महाराजा कुछ नहीं कर पाया। जिस पर महाराजा गुस्से में आकर उसका गला ही काट देता है, और क्योंकि धरा ने ये बोला था कि उस चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल था, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन आया हुआ था। उसका असली मकसद तो उस पुलिस वाले को ढूंढना था जो कि उस रात उसके घर पर था। खैर हम देखते हैं कि सब तरफ ढूंढने के बावजूद भी जब पुलिस को लक्ष्मी नहीं मिलती तो वह एक नकली लक्ष्मी बनाने के लिए जाते हैं। और तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम सेल्वन को देखते हैं जो कि अपने साथी सबरी के साथ में चोरी किया करता था। खैर अब उसकी बेटी का आज बर्थडे होता है, इसलिए वह अच्छा दिखने के लिए महाराजा के ही सैलून के अंदर जाता है, जहाँ पर वह अपनी बीवी को बताता है कि उनकी बेटी को वह सोने की चेन गिफ्ट करेगा। लेकिन होता यह है कि सेविंग कराते समय ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो महाराजा बैटरी को लेने के लिए बगली वाली दुकान पर जाता है। लेकिन इतने में ही सेल्वन का दोस्त सबरी उसे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर उनकी चोरियों के बारे में अखबार में छप चुका है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। सेल्वन उससे बात करके फोन रख देता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ था, और सेल्वन को यह लगने लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन महाराजा कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। जिसके बाद सेल्वन जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। इधर महाराजा नोटिस करता है कि सेल्वन की जो सोने की चैन थी वो वहीं पर रह गई थी, जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। लेकिन उधर पुलिस वालों को सारी चीज पता चल गई थी कि सेल्वन चोरी करता है। अखबार के अंदर चोरी की भी खबर आ गई थी, तो सबरी को तो शूट करके खत्म कर दिया जाता है और सेल्वन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सेल्वन को यह लगता है कि शायद से महाराजा ने ही उसकी बातें सुनी थी और वही पुलिस को लेकर वहाँ पर आया, और इसलिए वो मन ही मन में महाराजा से बदला लेने का ठान लेता है। लेकिन यहाँ पर महाराजा तो खाली उसकी चैन लौटाने आया
था। खैर मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन बन चुका होता है। मगर यहाँ पर चोर कौन बनेगा? जिस वो वरदराजन ये सोचता है कि हमेशा की तरह किसी पुलिस के ही आदमी को चोर की तरह पकड़ लिया जाएगा और बाद में उसको छोड़ देंगे, क्योंकि यह वह पहले भी कई बार कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर नल्ला शिवम को ही चोर बना दिया जाता है। अब वरदराजन महाराजा को कॉल करता है और उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी बताने के लिए बोलता है। अगली सुबह महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पर कहानी का एक बड़ा राह सामने आता है। महाराजा बोलता है कि वह रात 10 बजे अपने घर पर आया था। वह असल में वह घर पर था ही नहीं, बल्कि ज्योति घर पर आई थी, जहाँ पर वो चोर पहले से ही मौजूद थे, जो कि 3 लोग थे, जिसमें से एक वो पुलिस वाला भी था, जो कि अभी महाराजा के लिए लक्ष्मी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि नल्ला शिवम ही है। और दूसरा था सेल्वन, जो कि जेल से छूटकर महाराजा से अपना बदला लेने आया था। और यहाँ से हमको पता चलता है कि अभी तक जो भी सेल्वन के बारे में बताया गया था वो सारी चीजें पास में हुई थी और वो अब प्रेजेंट में वो खाली अपना बदला लेने आया था। अब ज्योति इन सारी बातों से अनजान अपने घर पर कपड़े बदल रही थी, जहाँ पर ये तीनों उसको देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं और महाराजा के आने से पहले भाग जाते हैं। ज्योति की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। इधर वरदराजन जब उस पुलिस वाले को यह कहानी बताता है, यानी कि नल्ला शिवम को, तो वह डर जाता है और सेल्वन को तुरंत ही कॉल कर देता है। अभी तक नल्ला शिवम को यह लग रहा था कि महाराजा को कुछ नहीं पता, मगर अब उसे डर था कि कहीं लक्ष्मी को ढूंढते हुए वो न पकड़ा जाए। अब इधर सीन फिर से पास में जाता है, जहाँ पर उसी रात जब महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज लेकर घर आया था, तो घर आकर वह अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर शॉक रह जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। ज्योति की हालत काफी खराब होती है, जिसे देखकर महाराजा काफी ज्यादा दुखी हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। ज्योति अपने पिता से यह कहती है कि उसके साथ ये सब करने वालों को वह ढूंढ कर लेकर आए और उसी के बाद से महाराजा इन तीनों चोरों को ढूंढने लगता है। खैर अब कहानी के प्रेजेंट में आगे दिखाया जाता है कि वरदराजन और उसकी टीम उस रात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए महाराजा के घर जाती है, जहाँ पर वो ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी महाराजा एक बहाने से सभी पुलिस वालों को गले लगाता है और तभी उसे नल्ला शिवम मिल जाता है, जिसकी बैग पर चोट का निशान था। और महाराजा समझ जाता है कि यह वही आदमी है जो कि उस रात उसके घर पर आया था और ज्योति के साथ दुष्कर्म किया था। अब इससे पहले कि महाराजा कुछ कहता, वरदराजन बोलता है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जिस पर महाराजा को कुछ भी समझ नहीं आता। असल में यहाँ पर हमको यही मालूम चलता है कि जब धरा की मौत हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर वरदराजन को पता चल गई थी कि केस में हो गया रहा था। उसने पूरी चीज यहाँ पर सर्च करी। वो डॉक्टर के पास गया था, जहाँ पर उसे पता चला कि महाराजा की बेटी ज्योति के साथ में दुष्कर्म किया गया था और वो पहले से ही जानते थे कि महाराजा सब कुछ जानता है। इंस्पेक्टर यहाँ तो महाराजा के साथ मिलकर उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि यहाँ पर वह पुलिस वाले को पकड़ पाए, जो कि यह गलत काम करता है। और अभी तक यह सब खाली लक्ष्मी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे ताकि नल्ला शिवम को शक न हो। जिसके बाद वरदराजन महाराजा को नल्ला शिवम को मार देने के लिए कहता है और एक छुरा देता है और बाकी सभी लोग उस पुलिस वाले को यानी कि नल्ला शिवम को महाराजा के साथ घर में बंद कर देते हैं, जिस पर महाराजा उसे वहीं पर मार डालता है। वरदराजन का ऐसा मानना था कि ऐसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम पड़ेगी और वह माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और महाराजा को पता चल गया था कि नल्ला शिवम और धरा के साथ में जो तीसरा व्यक्ति था वो फिलहाल एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करता है और वहाँ छुपा हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है और सेल्वन को देखते ही उसे फ्लैशबैक के सीन याद आते हैं जब सेल्वन को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। यह देखकर महाराजा तो उसे बहुत मारता है। उसे काफी पीटने के बाद सेल्वन उससे यह कहता है कि मैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी भी उबर नहीं पाएगी। और तभी हम नोटिस करते हैं कि टीचर आसिफा ज्योति को लेकर वहीं पर आती है। और दोस्तों यहाँ पर आएगा कहानी का क्लाइमैक्स, जिसके बाद ज्योति सेल्वन को एक चैन देती है और बोलती है कि यह चैन वो रख ले और वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति को लगा था कि वो लोग उस दिन घर में चोरी करने आए थे। चैन देखकर सेल्वन बिल्कुल शॉक हो जाता है। असल में यह वही चैन होती है जो कि सेल्वन ने पास्ट में अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर देने का सोचा था। और यहाँ पर एक बार फिर से कहानी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सेल्वन के अरेस्ट होने के बाद में उसकी पत्नी यह बोलती है कि वो उसकी बेटी ज्योति से दूर रहे, क्योंकि उनको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि वह कितने गलत काम करता है और लड़कियों के साथ भी गलत करता है। और जाहिर सी बात है यह सब सुनकर देखकर सेल्वन को गलतफहमी हो गई थी कि महाराजा ने उसे पकड़वा दिया, जबकि उसके बारे में ऑलरेडी पुलिस को पता चल चुका था। तो सेल्वन ने अपने मन में महाराजा के लिए ईर्ष्या पा लिया था और जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो उसने यह गलत काम कर दिया। लेकिन हैरानी की यह बात होती है कि जब महाराजा वहाँ पर आया था तो वह अपने परिवार को लेकर सेल्वन के घर पर गया था। यह वही घर था जो कि हमने शुरुआत में देखा था। महाराजा सेल्वन की पत्नी को वो चैन देता है जो कि सेल्वन
उसके सैलून के अंदर ही भूल गया था, मगर सेल्वन की पत्नी उसे लेने से मना कर देती है कि यह भी चोरी की होगी। तभी महाराजा सेल्वन की बेटी के लिए टॉय लेने जाता है, जिसके बाद उनके घर में वही लॉरी घुस गई थी। अब इस हादसे के अंदर महाराजा की बीवी, उसकी खुद की बेटी और सेल्वन की बीवी सभी मारे जाते हैं, लेकिन खाली सेल्वन की बेटी बच गई थी, क्योंकि उसके ऊपर डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी गिर गई थी, जिससे कि सेल्वन की बेटी बच गई थी। और इसलिए ही यह लोग लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखते थे, इसलिए उसकी पूजा किया करते थे। उनके लिए वह भगवान से कम नहीं थी और इसलिए वो डस्टबिन को इतना मानते थे। जिसके बाद यहाँ पर हमको यह पता चलता है कि असल में महाराजा की वो बेटी, जिसे महाराजा ने इतने समय से पाल पोस कर बड़ा किया था, वो महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वन की बेटी होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी ज्योति की बैग पर सेल्वन को एक निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर सेल्वन को याद आता है कि उसकी बेटी की पीठ पर भी ठीक ऐसा ही निशान था, यानी कि ये लड़की ज्योति नहीं बल्कि यह अम्मू होती है। यहाँ सेल्वन ने बदले की आग में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, उसके साथ साथ उसके साथियों ने भी किया था। और सेल्वन अपने किए हुए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और महाराजा से माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब महाराजा, ज्योति और आसिफा वहाँ से निकल जाते हैं और सेल्वन अपनी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाता और वहीं से बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी बढ़िया और पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मूवी को बहुत सारा प्यार देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का और भी कॉन्सेप्ट और बढ़िया बढ़िया मूवीज लेकर आऊंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।